एकेडमी, है ना। तो इसको प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे सीटेट के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यहीं मिलेंगे आपको, और गारंटी बैच भी ऐप पे ही मिलेगा। तो सारी चीज़ें लेने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद अपना फ़ोन नंबर डाल के उसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। बाकी चीज़ें अगर कोई डाउट लगेगा, कोई चीज़ पूछनी होगी, तो यहाँ नीचे एक पट्टी चल रही होगी, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होंगे, तो उस पर फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं क्लास आज की, और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज। पहला ही क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट आया है आपका, क्योंकि ये प्रश्न आपका कोई भी सीटेट हो, पोर्टफोलियो से प्रश्न ना आए ऐसा हो नहीं सकता। पोर्टफोलियो एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल प्रश्न आता ही आता है। कभी नहीं, आज तक एक भी सीटेट ऐसा नहीं हुआ जिसमें पोर्टफोलियो का प्रश्न ना आया हो। अब प्रश्न क्या है आपका, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन है वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। दूसरा ऑप्शन है वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तीसरा ऑप्शन है वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और डी है वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो इनमें से कौन से पॉइंट आपके सही होंगे वो चुन करके आप अपना आंसर देंगे कमेंट में। जल्दी से आप लिखेंगे अपना कमेंट में आंसर, उसके बाद एक्सप्लेनेशन होगा। चलिए फटाफट से लिखेंगे अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे इसने बोला आपसे क्या कि रचनात्मक मूल्यांकन के अंदर, रचनात्मक मूल्यांकन वो है जो पूरे साल भर चलता है। कल हमने बात करी थी, एक होता है योगात्मक मूल्यांकन, एक रचनात्मक। तो योगात्मक मूल्यांकन कौन सा है? जो साल के अंत में होता है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इसको समेटिव कहते हैं। किसको? योगात्मक वाले को समेटिव कहते हैं, और रचनात्मक वाले को फॉर्मेटिव कहते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूल्यांकन बहुत जरूरी टॉपिक है। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन वो होता है जो पूरे साल भर निरंतर चलता रहता है। उससे क्या मिलता है? फीडबैक मिलता है। जैसे अभी हमने मूल्यांकन करा बच्चे का, तो हमें पता चल जाएगा कि पिछले एक हफ्ते में बच्चे ने क्या सीखा है, और उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, या कोई ऐसे पॉइंट तो नहीं है जो बच्चे ने नहीं सीखे, तो वो हम दोबारा से उसको पढ़ा सकते हैं। अब इसके अंतर्गत पोर्टफोलियो जो है वो एक बेहतरीन तरीका है मूल्यांकन करने का। क्यों ऐसा है? तो पोर्टफोलियो क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। हम जब बच्चा कोई भी काम करता है स्कूल में, क्लास में, जैसे फॉर एग्जांपल उसने कोई ड्राइंग बनाई, या फिर हमने उसको कोई टेस्ट करने के लिए दिया 10 क्वेश्चंस का, और उसने उस पर टिक लगा दिया या उसका आंसर लिख के दिया, तो ये सारा क्या है? रिकॉर्ड है बच्चे का। बच्चे से हमने मौखिक रूप से मान लो कोई टेस्ट लिया, उसमें कितने नंबर आए बच्चे के। बच्चे का कोई फिजिकल, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी है, उसमें बच्चे को कितने नंबर दिए। तो ये सारा रिकॉर्ड एक जगह मेंटेन करना पड़ता है, ताकि आपको पता रहे कि बच्चे में कितनी प्रगति हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछले हफ्ते बच्चा 1 अंक के सवाल जोड़ना जानता था, फिर 10 दिन बाद वो 2 अंक के सवाल जोड़ना सीख गया। तो ये कैसे पता चलेगा? जब रिकॉर्ड रखा होगा तभी तो पता चलेगा। तो ये जो सारा रिकॉर्ड होता है, जितने भी पर्चे फाइल होते हैं आपके पास, जो बच्चे ने बनाए हों, आपने उसके नंबर लिखे हों, ये सारा रिकॉर्ड जब आप एक रजिस्टर में रखते हैं, तो उस रजिस्टर को ही पोर्टफोलियो कहते हैं। रजिस्टर हो या फाइल हो, तो उस फाइल के अंदर आप बच्चे के सारे रिकॉर्ड रखते चले जाते हैं। जब साल शुरू होता है, एडमिशन होता है बच्चे का, तब से लेके और डेली जितने भी रिकॉर्ड बच्चे के रहेंगे वो सारे उस फाइल में जमा होते रहेंगे। तो वो पोर्टफोलियो कहलाती है वो फाइल, ठीक है। आजकल तो वैसे डिजिटल पोर्टफोलियो बनने लग गए हैं, कंप्यूटर का जमाना है, लेकिन अभी भी फिजिकल यानी फाइल वाले भी अभी भी रखने पड़ते हैं, ये नियम है आपका। तो ये पोर्टफोलियो बच्चे को कैसे फायदेमंद करेंगे? क्या ये मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पोर्टफोलियो के अंदर जो रिकॉर्ड है वो बच्चे नहीं बनाए हैं, आपने नहीं बनाए, वो बच्चे नहीं बनाए हैं, तो बच्चा उसमें शामिल हो गया। फिर कह रहे हैं ये व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि दे देंगे। यस, क्योंकि हर बच्चे की फाइल व्यक्तिगत ही बन रही है, अलग अलग बन रही है, तो उस फाइल से आप इंडिविजुअल किसी भी बच्चे के बारे में कोई भी रिकॉर्ड कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये व्यक्तिगत छात्रों के बारे में आपको बता देगा। क्या वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान देते हैं? नहीं। अंतिम उत्पाद का मतलब तो ये हुआ कि साल के अंत में बच्चे ने क्या सीखा, यानी फाइनल रिजल्ट,
जैसे फाइनल परीक्षा होती है लास्ट में कि एक पेपर होगा और बच्चे ने 100 में से 80 नंबर लाया है बस, या 100 में से 40 नंबर लाया है, वो है फाइनल रिजल्ट आपका। लेकिन पोर्टफोलियो तो हर दिन का रिकॉर्ड दे रहा है आपको निरंतर, तो ये फाइनल उत्पाद पर नहीं बल्कि ये प्रोसेस भी बता देता है आपको, तो ये सी वाला गलत हो जाएगा। ये ठोस सबूत हैं बच्चे के, ये बात भी सही है, क्योंकि अगर माता पिता आके बच्चे के बारे में आपसे पूछते हैं तो आप उन्हें सबूत के तोर पे ये पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं, तो ये ठोस सबूत माना जाता है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाता है, यानी आंसर राइट होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, ए, बी और डी। समझ में आया आपको पोर्टफोलियो? यस और नो एक बार कमेंट कर दो जरा। पोर्टफोलियो के बारे में और क्वेश्चंस के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई हैं आपकी? यस और नो? और मैं थोड़ा डिटेल में ही चल रहा हूँ, है ना, ताकि सभी लोग जो है समझ सकें, भाई नए बच्चे भी समझ सकें, पुराने भी समझ सकें। और कॉन्सेप्ट समझने का मजा तभी है जब डिटेल में पढ़ा जाए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। दूसरा है किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। तीसरा है बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। और फोर्थ है अपमान के डर से, असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। चलिए बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे। यस सर। भाई वीडियो को लाइक करते रहो, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखो अब रोज रोज कहना पड़ेगा कि अब तो आप जान गए ना, समझदार हो गए हैं, तो लाइक कर दिया करो आते ही आप, है ना। जल्दी एक बार कमेंट को नीचे करो और लाइक कर दो फटाफट। देखो अभी 100 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया, तो जल्दी कर दो ये बच्चे जहाँ पे जितने भी हैं। और आपस में चैटिंग पैटिंग बंद कर दो। देखो मुझे दिख रहा है कमेंट में कुछ लोग पर्सनल बातें कर रहे हैं, तो उसके लिए इनबॉक्स खुला है आपके फ़ोन का, अलग जाके कहीं पे भी बातें करो। क्लास के बीच में पर्सनल नहीं होगी बातें, क्लास से रिलेटेड बात करोगे तो चलेगा। अगर आपने पर्सनल बातें कमेंट में करनी स्टार्ट की तो आपको ब्लॉक मार दिया जाएगा। ये हमारी पहले से पॉलिसी है, पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे ब्लॉक हुए थे, है ना। तो इसलिए ये हरकतें ना करें आप। क्लास से रिलेटेड बातें कर लो, लेकिन पर्सनल नहीं होगी यहाँ पर किसी की बातें। न्यू स्टूडेंट हूँ, इसका कंटेंट कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट में मिलेगा, प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे, प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन होता है, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब देखो इसने बोला एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, कौन सा है इनमें से? महारत का मतलब आप समझ गए, ये हमने कल भी पढ़ा था, दो प्रकार की प्रेरणा होती है ना, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। तो एक बाहरी प्रेरणा होती है, एक आंतरिक प्रेरणा होती है। तो महारत का मतलब होता है अपने स्किल को बढ़ाना, यानी अपने जो कौशल है या जो आपको ज्ञान है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि बाहरी अभिप्रेरणा लालच भरी होती है, ये इस तरह की होती है कि किसी ने इनाम दे दिया आपको या किसी ने कुछ लालच दे दिया तब आप काम कर रहे हैं, तो उससे आप महारथी नहीं बन सकते कभी। लालच के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो 2-4 मिनट काम कर लोगे या 1 दिन कर लोगे या 2 दिन, रोज नहीं कर सकते, है ना। रोज आप तभी काम को करेंगे जब आप अपने मन से करें, आपको वो काम अच्छा लगे और आपको काम में मजा आ रहा हो। तो इसलिए आपको आंतरिक अभिप्रेरणा चाहिए, किसके लिए? महारत उन्मुख लक्ष्य के लिए। अब देखिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करेंगे, तो यहां पर आपको दिख रहा है प्रतिस्पर्धा जो है वो बाह्य अभिप्रेरणा होती है, क्योंकि इसमें लड़ाई कर रहे हैं आप एक दूसरे से, यानी दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हो। किसी कार्य के लिए अपने कौशल या समझ को सुधारने पर ध्यान देना, तो यही बात मैंने आपसे अभी बोली है कि महारत का मतलब क्या होता है, जब आप अपने स्किल को, अपने कौशल को सुधार रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। तो यही आंसर में उसने दिया है, सेकंड ऑप्शन आपका साफ सुथरा राइट है। तीसरे ऑप्शन में बाहरी पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो बाहरी हमें चाहिए नहीं। इसमें डर से, असफलता या सजा से बचने के लिए, तो सजा या डर या असफलता ये सब बाह्य अभिप्रेरणा ही है, तो बाह्य अभिप्रेरणा हमें नहीं चाहिए, हमें आंतरिक अभिप्रेरणा चाहिए, तभी हम महारथी बन पाएंगे अपने स्किल में। तो आंसर राइट हो जाता है यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन। समझ गए बात? क्लियर है ना। चलिए जी आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। हाँ जी सर जी, कुछ लोगों को पर्सनल बात करने में आनंद मिलता है। हाँ ये आनंद यहाँ नहीं चाहिए ना हमें, है ना। जिनको पर्सनल बात करने में आनंद मिलता है वो अपने फोन पे करो आनंद प्राप्ति, ठीक है, यहाँ ना करें जी। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। दूसरा है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। और फोर्थ है आपका शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। चलिए फटाफट से लिखेंगे अपना आंसर, मजा आएगा, जल्दी से लिखो। अगर कोई बच्चा एग्जाम में फेल होता है तो इसमें टीचर की कोई कमी नहीं है, कहीं ना कहीं बच्चे की कमी होती है। माही गुप्ता, ये अपने लिए सोचना ठीक है, लेकिन सीटेट में ऐसा मत सोच लेना, क्योंकि सीटेट में बच्चे की कोई गलती नहीं होती है ना। मतलब हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से या एनसीएफ के हिसाब से बच्चे की गलती नहीं होती, उसमें स्कूल की गलती होती है। सर इनके वर्ड मीनिंग भी बता दिया करो। हाँ वो तो मैं हर बार बताता हूँ भाई, बिल्कुल ये तो जरूरी है। इसने बोला है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है? प्रगतिशील शिक्षा का मतलब आप सबको पता है, जो बाल केंद्रित शिक्षा है वही प्रगतिशील शिक्षा भी है, यानी नई प्रकार की एजुकेशन। तो इसमें केंद्र में कौन रहता है? बालक रहता है। अब टीचर कहाँ रहेगा फिर देखते हैं। शिक्षक ज्ञान को कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, तो प्राथमिक तो बच्चा है, तो टीचर नहीं हो सकता है ना, प्राथमिक तो बच्चा है। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन देता है। आलंबन मतलब पाड़, कल भी समझाया था आलंबन, इसका फोल्डिंग कहते हैं इसको। वाइगोत्स्की ने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि जब बच्चे को मदद की जरूरत पड़े तो टीचर उसकी मदद करेगा थोड़ी थोड़ी, उसी को आलंबन कहेंगे। तो ये आंसर आपका राइट है यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री देगा और विभिन्न प्रकार के टीएलएम देगा, या विभिन्न प्रकार से वो टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करेगा। कुल मिला के टीचर की जिम्मेदारी होती है बच्चे की मदद करना, इसीलिए उसको सुविधादाता कहा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के अंदर सुविधादाता कहा जाता है टीचर को। फिर कह रहे हैं शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन करेगा। देखो कड़ाई से किसी भी चीज का पालन आपको नहीं करना है। हमें लचीली एजुकेशन चाहिए, सख्त वाली नहीं चाहिए कि बिल्कुल डांट डपट के एकदम अनुशासन वाली, वो नहीं चाहिए हमें, है ना। फिर कह रहे हैं शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। तो अगर बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, स्वतंत्र सीखना तो अच्छी बात है कि बच्चा स्वतंत्र काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन बच्चा जब काम कर रहा होता है तब भी टीचर बच्चे पर ध्यान रखता है। अगर बच्चे को कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो टीचर उसकी मदद करेगा और उसको हिंट देगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करें, तो फिर तो टीचर की जरूरत ही नहीं है, टीचर स्कूल में है ही क्यों, फिर तो अपने घर जाओ भाई, बच्चा स्वतंत्र सीख लेगा, है ना। तो ऐसा भी नहीं कर सकते ना कि टीचर बिल्कुल ही छोड़ के चला जाए। तो यहाँ फिलहाल आंसर कौन सा सही हो जाता है? सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। समझ गए आप, यस और नो? सर आज 12 बजे क्लास नहीं हुई थी। 12 बजे आज इसलिए नहीं हुई क्योंकि आज आपकी मैराथन चल रही थी सुबह 9 बजे से। सर गारंटी बैच में कल क्लास कब से फिर स्टार्ट करें? कल से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, संडे से, ठीक है। हाँ, और वीडियो लाइक करते रहो, देखो सब लोग, है ना, बहुत अच्छे से क्लास हो रही है बेहतरीन वाली, तो ये लाइक करते रहो सब लोग। जल्दी एक बार कमेंट को नीचे करो और लाइक करो जिसने नहीं किया फटाफट से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? पहला ऑप्शन है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, दूसरा है जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, तीसरा है जेंडर पहचान को मजबूत करना, और डी है जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करना। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? लिखेंगे अपना आंसर। हाँ जी, चलिए, एसए टीचर एकेडमी इज द बेस्ट एकेडमी। जिसने भी अभी तक गारंटी बैच नहीं लिया है वो ले लीजिए, क्योंकि जब जिंदगी की गारंटी नहीं है बट सर आपको पास कराने की गारंटी ले रहे हैं। प्रिंस जायसवाल, थैंक यू वेरी मच भाई फीडबैक देने के लिए। जिसको भी गारंटी बैच चाहिए होगा वो नीचे नंबर आ रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, वहाँ पे कॉल करके अपना गारंटी बैच ले सकते हैं, या सीधे ऐप पे जाके भी ले सकते हैं, लेकिन ऐप पे आपको थोड़ा प्राइस ज़्यादा मिलेगा, कॉल करेंगे तो वहाँ थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। साइंस की क्लासेस कब होती है? देखो डेली नहीं होती है, अल्टरनेट डेज पे होती है। तो होती 12 बजे ही है साइंस की क्लास भी दोपहर में, लेकिन अल्टरनेट डेज पे होगी।
अब यहाँ कह रहे हैं पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। इसके जैसे अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो किस चीज को प्रोत्साहन मिलेगा यहाँ पर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्यों होगा वो भी समझेंगे बात को। क्योंकि देखो, जब आप पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी किसी एक पर जोर नहीं दे रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि आपने देखा है, जो एनसीईआरटीज है हमारी, एनसीईआरटी की किताबें तो सबने पढ़ी है ना, चाहे कोई से भी सब्जेक्ट की हो। मान लो कक्षा 5 की एनसीईआरटी की बुक है, ईवीएस की है, तो पुरानी जो बुक थी आज से 8-10 साल पहले वाली किताबें देखो आप, तो उसमें ज्यादातर जेंडर मेल का दर्शाया जाता था। और हमें जो टीचर्स पढ़ाते थे, जब वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तब भी मेल वाला, जैसे कि चलो ट्रांसलेट करो, राम खाना खाता है ना, राहुल साइकिल चला रहा है, विनोद घर जा रहा है, यही होते थे। सारा जेंडर जो था वो मेल बेस्ड था, यानी आपका जो था पुल्लिंग पे आधारित था, आपने देखा होगा। लेकिन आजकल की आप एनसीईआरटी की किताबें देखोगे तो उसमें दोनों जेंडर को समाहित किया गया है। अब एक ही चैप्टर में कई सारे कैरेक्टर डाले जाते हैं बच्चों के, और ऊपर उसमें लिखा आता है कि कहानी की तरफ पाठ स्टार्ट होता है कि सीमा जो है अपनी नानी के घर जा रही है और उसका भाई भी उसके पास बैठा हुआ है। फिर उसके भाई ने, जिसका नाम, भाई का नाम जो भी है, उसने सीमा से पूछा कि ये जो पेड़ है बाहर, ये हमारे साथ क्यों चल रहे हैं। तो इस तरह से आजकल की पुस्तकों को बनाया गया है जिसमें लड़का और लड़की दोनों के जेंडर शामिल कर दिए गए हैं। तो अब किताबों को क्या करा है हमने, जेंडर के हिसाब से विविधता लाई है उसमें। तो यही सेम चीज कह रहा है कि जब जेंडर में का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से करें ये हम सोचते हैं, तो इससे क्या होगा, रूढ़िवादिता खत्म हो जाएगी और बराबरी या सबको मौका मिलने वाली चीज आ जाएगी। तो इसलिए रूढ़िवादी पर क्या उठेगा, सवाल उठेगा। इस तरह के प्रश्न रूढ़िवादिता को खत्म कर रहे हैं, मतलब रूढ़िवादिता पे सवाल उठा रहे हैं। समझ में आ रही है बात। फिर कह रहे हैं जेंडर स्थिरता मजबूत होगी, नहीं, कम हो जाएगी। जेंडर पहचान भी कम हो जाएगी। जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित कर रहे हैं। नम्यता का मतलब होता है लचीलापन, यानी सॉफ्टनेस। तो सॉफ्टनेस को खत्म कर देगा क्या ये, नहीं, ये सॉफ्टनेस को बढ़ाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो गया है। समझे बात को या नहीं, कमेंट करके बताओ, यस और नो। लैपटॉप पर क्लास चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। हाँ जी, मैंने गारंटी बैच लिया हुआ है, बट अभी मुझे 150 में से 70 सही हो रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, अगर 70 भी अभी सही हो रहे हैं तो अभी आप पढ़ेंगे उसमें। अभी सिलेबस खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो 50% भी सिलेबस नहीं हुआ, अभी आधा सिलेबस भी नहीं पढ़ाया हमने आपको, और आपके 70 नंबर आने लगे हैं। तो जब पूरा सिलेबस हम पढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है आपके 100 से ऊपर नंबर आएंगे आराम से, 110-120 तक नंबर आएंगे आपके आराम से। आप अपने मुंह से कह रहे हो देखो कि 70 आने लग गए हैं, तो ये अच्छी बात है, इसको निगेटिव मत लो, ठीक है। हाँ जी, चलिए 500 लाइक्स हमारे होने वाले हैं, तो सभी लोग मिलके लाइक करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हमारे हो सके 500 लाइक्स। चलिए फटाफट से कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जीन प्याजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता खालिस्तान के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को खालिस्तान सीखने में सक्षम बनाती है। तो खालिस्तान में क्या ऑप्शन आएंगे वो देखना है। देखो ये भी दो भागों में बटे हुए हैं ऑप्शन आपके, है ना, और आपके खालिस्तान भी दो ही हैं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन किस में आएगा। चलिए फटाफट से अपना आंसर लिख के बताएंगे आप, कमेंट में लिखिए अपना आंसर जल्दी से। जी, तो क्या पूछा है आपसे, देखो ध्यान से समझेंगे। इसने बोला है जीन प्याजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करना, यानी जो चिन्ह होते हैं आपके, वो सीधी बात है कैसे होते हैं, चिन्ह हमेशा अमूर्त होते हैं। कैसे होते हैं, अमूर्त होते हैं।
अमूर्त ही होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये मानते थे जब कि x को अज्ञात अंक के लिए मान लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सवाल आते हैं गणित में कि भाई बताओ इस तरह के सवाल आते हैं, उसके पास जो है एक क्लास में जो है 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों में से 20 लड़कियां हैं और उसमें से जो है 7 लड़के प्लेयर्स हैं और वगैरह वगैरह। और तो बताओ इसमें जो है बचे हुए बच्चों की संख्या कितनी है। तो हम कैसे सॉल्व करते थे, मान लेते हैं कि बचे हुए बच्चे जो हैं वो x हैं। इस तरह से गणित पढ़ा था मैंने। तो ये जो x है ये क्या हमारे सामने मौजूद है? नहीं है बिल्कुल भी, ये अमूर्त है। ये हमने माना है। जो चीज मानी जाए या जो चीज काल्पनिक हो वो अमूर्त ही रहेगी। जो चीज हमारे सामने अवेलेबल नहीं है वो अमूर्त है, जिसको सिर्फ हम ब्रेन के तौर पे सोच रहे हैं। तो ये जब अमूर्त चीज है तो ये क्षमता, अमूर्त वाली क्षमता कौन सी स्टेज में आती है? आप सबको पता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 4th स्टेज में आएगी, जिसका दूसरा नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पहला ऑप्शन तो यहां पर आपका गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। अमूर्त वाला है, 4थी स्टेज में बच्चा आ चुका है। अब बात यह है कि ये जो चीज है एक्स वैक्स वाई वाले जो सवाल आते हैं, x + y = इज वगैरह वगैरह, ये कौन से गणित में आते हैं? तो आप सबको पता है ये बीज गणित में आते हैं। तो आंसर कौन सा राइट होगा आपका? तीसरा ऑप्शन होगा। किस में आते हैं ये बीज गणित और गणना सीखने में काम आएंगे। अब अगर ये बात किसी को ना पता हो, भाई किसी का मैथ बैकग्राउंड नहीं है मान लो आप लोगों में से, और आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो x + y = z/2 वाले सवाल होते हैं ये बीजगणित में आते हैं, ये बात आपको नहीं पता, तो आप कैसे चुनेंगे? आप इस तरह से चुनेंगे कि 4th ऑप्शन में देखिए संरक्षण दिया है और क्रमबद्धता दिया है, और संरक्षण और क्रमबद्धता ये दोनों ही क्या है? 3rd स्टेज के गुण है। ये संरक्षण कौन सी स्टेज में आता है बताओ? जीन पे आ जाएगी, तीसरी अवस्था में आता है। तो तीसरी अवस्था का गुण है और बच्चा 4थी अवस्था में है, तो 4थी अवस्था में तीसरी अवस्था के गुण क्या कर रहे हैं? तो इसलिए ये कट हो जाएगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, उसको आप सही लगा सकते हैं। समझ में आई बात कैसे सॉल्व करेंगे? यस और नो? हो गया ना क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। हाँ, अगला प्रश्न है आपका, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली या सूजन, अक्सर पहचान में भ्रमित होना, ये किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है दृष्टि संबंधी समस्याएं, दूसरा है भाषा की समझ की समस्या, तीसरा है स्वलीनता विकार और चौथा है आपका संचार संबंधी विकार। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे आप। चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना आंसर फटाफट से, बहुत बढ़िया। और नए बच्चे जितने भी भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी नया बच्चा है, अगर इस बार सीटेट पास करना है, क्योंकि यहाँ आपको बेस्ट से भी बेस्ट कॉन्सेप्ट की क्लास मिलेगी, सबसे बेहतरीन क्लास। और रिजल्ट हमारे चैनल का सबसे ज्यादा रहता है, पिछले बार भी 90% बच्चे हमारे पास हुए थे। तो अगर आप भी चाहते हैं पास होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में लगातार क्लास करो। डेली लाइव आना है, शाम को 7 बजे डेली लाइव क्लास होती है आपकी, ठीक है? तो टाइम नोट कर लो, डेली 7 बजे लाइव आना है आपको अगर आपको सीटेट पास करना है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या आपको प्रश्न में कह रहा है कि जो आलोक नाम का लड़का है वो क्या लक्षण दिखा रहा है? सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, मतलब ऐसे ऐसे या ऐसे जैसे भी है ना। उसके अलावा आंखों को मलना, ये वाला है ना। उसके अलावा आंखों में लाली है उसके, क्योंकि वो बार बार रगड़ेगा आंख को तो लाल हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो ये किस तरह के लक्षण हैं आपके? ये किस चीज के हैं? तो ये हैं आपके दृष्टि संबंधी समस्याओं के लक्षण, क्योंकि ये बुखार के लक्षण नहीं हो सकते, ये आपके संचार संबंधी भी नहीं हो सकते। संचार का मतलब होता है बातचीत करना, तो उसको बच्चे को बातचीत करने में कोई दिक्कत है? नहीं, उसको दिक्कत हो रही है देखने में, उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, आंखों में सूजन है, अक्षर पहचान नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहे, वो ब्लर ब्लर दिख रहा है उसको अक्षर। क्या उसको स्वलीनता विकार है यानी ऑटिज्म वाले लक्षण है? क्या वो अकेले रह रहा है? क्या वो सामाजिक संबंध नहीं है उसके किसी से भी, सामाजिक रूप से वो बातें नहीं करता, दोस्त नहीं बना पाता, इस तरह के हैं? नहीं है। भाषा से रिलेटेड उसकी कोई समस्या है? नहीं है। उसकी समस्या है दृष्टि से संबंधित बच्चे की। तो पहला ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। क्लियर बात समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। जी, बेस्ट टीचर फॉर सीटेट, गौरव जी, थैंक यू वेरी मच। सर आप दुनिया के बेस्ट टीचर हो जो
आप दी पढ़ के वो बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल है। क्या नाम था आपका? शरणदीप कौर, थैंक यू वेरी मच। अभिकथन ए है आपका, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। ठीक है। कारण, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो बताएंगे आप दोनों में से कौन से ऑप्शन सही है? ए और आर दोनों सही है, या दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है? अब आपका नंबर है बताने का आंसर, जल्दी बताएंगे कमेंट करके। चलिए कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे आप लोग। सर मैंने गारंटी बैच परचेज किया है, उसमें वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं। यार पीडीएफ का है, उसमें आप लोगों को ऐप चलाना नहीं आता। उसमें ना एक फोल्डर है सीटेट नोट्स का, तो उस नोट्स पे जब आप क्लिक करोगे फोल्डर पे, तो वहां आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, चलो लिखो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। भाई 500 लाइक होने में 5 ही लाइक कम रह गए हैं, तो जल्दी से एक बार कमेंट को नीचे करके 5 बच्चे लाइक करके आओ, जल्दी 500 लाइक पूरे करके आओ फटाफट। कौन है वो लक्की पर्सन जो 500 लाइक पूरा पूरा करके आएगा? अब इसने बोला, देखो समझते हैं बात को, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में भी अनुकूलन होना चाहिए। अनुकूलन मतलब एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मतलब बदलाव, जरूरत के हिसाब से बदलाव कर देना। जहां बच्चे के हिसाब से लग रहा है कि बदलना पड़ेगा, बदल दो, क्योंकि बच्चा ही सर्वप्रथम है। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपका जो गोल है, जो आपने गोल बनाया है, वो बच्चे के लेवल से बहुत हाई हो गया, यानी आपने गोल बना लिया कि बच्चा 20 तक के पहाड़े याद कर लेगा अगले महीने तक, लेकिन बच्चा बहुत छोटा है तो वो नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य में चेंज करना पड़ेगा। फिर आप लक्ष्य रखो कि बच्चा 10 तक के पहाड़े याद कर लेगा, तो गोल में भी आप अपने चेंज करेंगे। हो सकता है आपको पढ़ाने के तरीके में चेंज करना पड़े, हो सकता है आकलन में भी चेंज करना पड़े। मान लीजिए आपका बच्चा जो है दृष्टिबाधित है, आप लिखित परीक्षा ले रहे हैं बच्चों की, तो बच्चा वो आपके क्वेश्चंस को पढ़ ही नहीं पाएगा, तो वो आपके आंसर कैसे देगा? नहीं दे पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मौखिक इंटरव्यू लेना पड़ेगा, लिखित परीक्षा बच्चा आपका नहीं देगा दृष्टिबाधित। तो इसलिए आपको जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे अनुकूलन करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट कह लो या एडेप्टेशन भी कह सकते हैं इसको। अब कारण है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से व्यक्तिक विभिन्नता को समाप्त कर देगा। तो क्या आप व्यक्तिक विभिन्नता को समाप्त कर सकते हैं? व्यक्तिक विभिन्नता को तो इनके पिताजी भी समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्तिक विभिन्नता जो आती है वो नेचुरल चीज है। अब सबके माता पिता अलग हैं तो बच्चे भी अलग होंगे ना भाई, सबकी शक्ल एक जैसी थोड़ा हो जाएगी। मान लो सबके बच्चे एक जैसे हो जाए, तो आज राहुल जो है वो शर्मा जी के घर में सो रहा है, कल को जो है जो वो राहुल जो है वो चोपड़ा साहब के घर में सो रहा है ना, तो यही होगा फिर सब बच्चे एक दूसरे के यहाँ, आज उसकी मम्मी के पास, आज उसकी मम्मी के पास, तो एक जैसे नहीं हो सकते ना सारे बच्चे, कुछ तो भिन्नता रहेगी, नेचुरल है। क्या आप समाप्त कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते। अगर भिन्नता को समाप्त कर देते तो फिर क्या होता है, जिसको भी अपनी बीवी पसंद नहीं आ रही, दूसरे की ले भाई ये तू ले जा, इसको मुझे दे। तो भिन्नता समाप्त नहीं हो सकती। जो व्यक्तिक विभिन्नता है वो नेचुरल चीज है, इसको आप समाप्त नहीं कर सकते, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और विभिन्नता के हिसाब से ही पढ़ाएंगे फिर। तो आपका ए तो सही है, लेकिन आर आपका गलत है। समझ गए बात? तो आंसर राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। क्लियर बात, समझ गए? चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खाली स्थान के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के खाली स्थान हैं। तो क्या आएगा खाली स्थान में, वो बताओ। चलो अपना अपना आंसर कमेंट में लिखो जल्दी जल्दी। हाँ जी, फटाफट से लिखते रहो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर गारंटी बैच में फिर से क्लास शुरू कीजिए ना। अरे अभी तो कहा कल से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी गारंटी बैच में, कल से गारंटी बैच में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना? कल छुट्टी चाहिए सर। सना क्यों चाहिए छुट्टी कल?
देखो इसने बोला वाइगोत्स्की के अनुसार आप किसके साथ अंत्यक्रिया करने से लाभान्वित होंगे, यानी किसके साथ बैठे उठे ताकि आपका ज्ञान बढ़े। तो भाई जो हमारी उम्र से बड़ा है या जिसको ज्यादा जानकारी है, अगर उसके साथ बैठे उठेंगे, उसके साथ दोस्ती करेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करोगे जिन्हें ज्ञान है ही नहीं, जो बिल्कुल गंवार हैं, है ना, जो बिल्कुल आपसे कम नॉलेज वाले लोग हैं, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा नहीं बल्कि और खराब हो जाएगा। जितना आता था आपको वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अधिक जानकार लोगों के साथ बैठना है आपको। तो पहले दोनों ऑप्शन में से एक आंसर राइट होगा। अब दूसरी बात, इसने बोला बच्चे उन कार्यों को कर पाते हैं जो समीप दूराभिमुख विकास यानी समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंदर आएगा। अब क्यों अंदर है, बाहर क्यों नहीं है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। समीप दूराभिमुख विकास क्या होता है, अगला टारगेट,